हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इसमें देखो हम इसको पढ़ने के लिए हम दो वे देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, इनके व्यूज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाहते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक, किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। या फिर हम दूसरा देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद की जो उसकी फिलॉसफी है उसको हम पढ़ के ये चीज़ें जान सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे जो कि लीडर्स हैं उनके क्या व्यूज थे, ठीक है। By understanding the overall philosophy of what our constitution is all about, we can do this in two ways. ठीक है, we can understand by the reading the views of some of our major leaders of our constitution, या हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। इसमें क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे फिलॉसफी में, हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। लेकिन जो आज हम पढ़े हैं वो हम व्यूज ऑफ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या व्यूज थे। अब देखो, इसमें फर्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी के, इनके बारे में जो सब जानते हो, ठीक है। महात्मा गांधी ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी जो है, इनके अलावा भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो उनके विजन को देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ईयर्स को राइटिंग इन इस मैगजीन, वो अपनी ही मैगजीन में लिखते हैं यंग इंडिया इन 1931। ये उनके मैगजीन का नाम है, क्या नाम है? यंग इंडिया इन 1931। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें महात्मा गांधी ने बताई थी। अब देखो, ये जो है ना उनका एक एक्सट्रैक्ट ले रखा हमने। अब देखो इसमें क्या है, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द ऑल्डम एंड पैट्रोनेज, ठीक है। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच poorest shall will that is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be a high class, low class of people, and India which all communities shall live in perfect harmony। यानी इंडिया में क्या होगी, ना ही कोई हाई क्लास होगी ना कोई लो क्लास होगी, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे और साथ में रहेंगे और हारमोनी के साथ में रहेंगे। लेकिन क्या ये रियलिटी में है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी क्लास का डिफरेंसेस है, लो क्लास, ठीक है, हाई क्लास, ये मिडिल क्लास, ये सारे डिफरेंसेस अभी भी है। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो हाई क्लास लो क्लास का इसका डिफरेंसेस ना हो और हम सब क्या रहे, जितनी भी कम्युनिटीज है वो सारी हारमोनी में रहे, यानी पीसफुली रहे। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मतलब एक इन्होंने फिर क्या कहा कि कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंडिया में कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी। और साथ में क्या होगा, द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी ड्रिंक्स और ड्रग्स होते हैं, यानी जो बियर वगैरह, ये शराब वगैरह जो होती है, ये सब नहीं होगी। लेकिन क्या है, ये नहीं है। ये यहाँ पे आपको देखो, जो ये लिकर वगैरह अभी भी सब लोग खोल के बैठे होते हैं, बैन है डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ बैन है, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं ना। women will enjoy the like same right as men, I shall be satisfied with nothing else। यानी जो वीमेन है उनको भी क्या मिलेगा, सबको सेम ही राइट मिलेगा। लेकिन देखो, ये सब ना सिर्फ ना कहने की बात है, इस पे इम्प्लीमेंट तब होता है जब उस चीज़ को किया जाता है। ये अगर कर भी देंगे ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो करने चाहिए, लेकिन क्या लोग उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि क्यों नहीं करते? वो लोग नहीं करते, मन नहीं, जब तक उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ें तब तक नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने ये चीज़ें तो कही, क्या आपको दिख रहा है कि ये जो ड्रग्स और ये जो ड्रिंक है ये क्या बैन है, अभी बंद है? नहीं है, ये अभी भी सप्लाई होता है, ठीक है। आप देखो कि जो विमेन विल एंजॉय सेम राइट एज मैन, विमेन को भी सेम। क्या आपको लगता है कि सारी जो विमेन है, कुछ अभी भी विमेन को पूरे राइट नहीं दिए जाते जितने एक मैन को दिए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि जो हाई क्लास और लो क्लास में डिफरेंसेस नहीं है लो क्लास और हाई क्लास में अभी भी डिफरेंस है, क्लास डिफरेंसेस अभी भी है, क्लास स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। तो ये था महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग व्यू, उनके व्यू थे ये। अब हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर के व्यू, ठीक है, जिनको हम बाबा साहेब नाम से भी जानते हैं। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय द अम्बेडकर who played a key role in the making of constitution, but he had different understanding of how inequalities could be removed। अब देखो, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में इनका बहुत मेजर रोल है, क्योंकि यही क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है।
और जो है अब इनका क्या है, इनइक्वालिटी के लिए जो इनइक्वालिटीज़ है उस पर कैसे रिमूव करना चाहिए, इनकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो कैसे है, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर उन्होंने खुद ने फेस की थी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो जब तक इंसान को एक्सपीरियंस खुद को नहीं होता ना, तो वो सामने वाला को अच्छे से समझ नहीं पाता। वो मानता है कि हाँ उसको ये चीज़ें कंडीशन समझ आ रही है, लेकिन जब तक वो चीज़ें हम पे नहीं होती है ना, तो हम उसको और डीपली नहीं समझ पाते। और भीमराव अम्बेडकर के साथ भी वही हुआ था, उन्होंने ये चीज़ें फेस की थी, इसलिए उनकी क्या थी, वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी इनइक्वालिटीज़ पे। ही ऑफन bitterly क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। ये जो है महात्मा गांधी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनके विजन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीच हुई थी, उन्होंने अपनी एंजाइटी बहुत क्लियरली डिफाइन की थी, उन्होंने बताई थी कि उनको क्या चीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब देखो इनका भी कुछ एक्सट्रैक्ट है, वो देख पढ़ते हैं हम। ऑन द 26 of January 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ था, यानी इसी टाइम पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन पॉलिटिक्स, वी विल हैव इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इन इक्वालिटी में हमारी क्या है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ है, विल हैव इनइक्वालिटी, यानी पॉलिटिक्स में हमें क्या मिल जाएगा, इक्वालिटी है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है, लेकिन हमारे पास इनइक्वालिटी भी होती है। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ आवर वन वोट वन वैल्यू। In our social and economic life, we shall, by reason of our social economic structure, continue to deny the principle of a one man and one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? We continue to deny it for long. We will do so only putting the political democracy in peril. तो ये उनकी कुछ मतलब उन्होंने जो अपनी लाइन्स वगैरह थी, ये सारी उन्हीं की लाइन्स है। बेसिकली सब में यही बात की गई है कि आपको कैसे इक्वालिटी लाना चाहिए और इनइक्वालिटी को ख़त्म करनी चाहिए। और इन्होंने जैसे रिजर्वेशन वगैरह ये भी कौन लेके आए थे, भीमराव अम्बेडकर ही लेके आए थे, ताकि क्या हो, इनइक्वालिटी ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फिर भी ये कुछ एरिया में अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म होगी प्रॉपरली, अभी भी ये चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि कास्ट जो ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किस पे था, कास्ट बेसिस पे था, ठीक है। जो ये कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी ही चल रहा है। अब जो ये कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये ना बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसको बहुत टाइम लगेगा। अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, अब देखते हैं कि आगे एकदम हमारी जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ख़त्म होता है कि नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। ये हमने दो पहले पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 के अंदर दी थी। देखो इसमें ये जो है ना, ट्रीस्ट विथ डेस्टिनी, इसमें पढ़ोगे आप। एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज फुल्ली मेजर एंड वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल हैव एक्टिव लाइफ। जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब हम लोग क्या लिए, इंडिपेंडेंस ली थी, यानी हमने 1947 में इंडिपेंडेंस ली थी, राइट। A moment come which come but really in history, when we stay out from the old to the new, when we age ends, when the soul of a nation long suppressed find utterance. It is fitting that all solemn moment we take the pledge of dedication to service of India, people to still longer cause of humanity. यहाँ पे भी फ्रीडम, पावर, इन सब की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे जो नेहरू का विज़न है, नेहरू विज़न में आप देखोगे कि वो सोशलिज्म को बोलते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। ये बहुत इन्होंने वाला कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन क्या करती है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकती है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन क्या होता है, लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाता है, इंटेलेक्ट बनाता है। उससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि गलत क्या है, सही क्या है, उसके बारे में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो एजुकेशन भी हो सकता है। ये देखिए जो नेहरू विजन है, इनमें हम देखोगे कि इन्होंने एक मॉडर्न टेम्पल जिसे बोलते हैं, डैम को ही मॉडर्न टेम्पल बोलते हैं, ये ज़्यादातर फोकस करे थे डेवलपमेंट पे, ताकि क्या हो, जो इंडिया जिसकी जीडीपी एकदम कम थी, बहुत कम थी, ठीक है, मान लो कि 2.5 समथिंग कुछ इतनी ही जीडीपी थी या 1.5 इतनी ही जीडीपी थी, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है नेम, ठीक है। तो जो जीडीपी थी इतनी कम थी, आज के टाइम जीडीपी हमारी बढ़ गई कितनी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो बहुत कम थी। तो डेवलपमेंट पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। उनको लग रहा था अगर हम इन सब की बातें ना करके अगर हम डेवलपमेंट पे बातें करेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाएगा और लोग ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो ये थी हमारी जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने लिखी थी, ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना,
ठीक है। वैसे इसमें से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे कि ट्रेस फ्री डेस्टिनी किसने लिखी थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।